गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम क्या करेंगे, आपका फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो आपके जो टेस्ट हैं फर्स्ट वीक ऑफ जून से आपके स्टार्ट होंगे और आपका 40 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर आएगा। ये आपको मैंने पहले भी बता दिया था। ठीक है, और जो भी आपने नोट्स बनाए हुए हैं वो मेरे को ईमेल कर देना। ठीक है, मैंने आपको ईमेल आईडी भी दे दी थी ताकि मैं उनको चेक कर सकूं। तो आज हम ये आपका फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे। इसमें आपको ये बताऊंगा आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें इस चैप्टर में हमने बेसिक क्या पढ़ा है कि केमिस्ट्री में जो जो आपकी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, केमिस्ट्री का बेसिक क्या है, हमने इस चैप्टर के अंदर वो चीज पढ़ी है। ठीक है, मैटर क्या है, मैटर के टाइप्स कौन कौन से हैं, फिर उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, डिफरेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में हमने इसके अंदर पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे जो इनका पहला टॉपिक है इस चैप्टर का वो है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री की आपकी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये आपके फर्स्ट पेज पे एक पूरा स्टैंजा लिखा है, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसके अंदर आपके एक दो एग्जाम्पल है, जैसे एक सिस्प्लेटिन है, सिस्प्लेटिन। ठीक है, एक आपकी होती है टैक्सोल। ये जो आपकी दो ड्रग है कहाँ यूज होती है, कैंसर ट्रीटमेंट में। कहाँ यूज होती है, कैंसर ट्रीटमेंट में। ठीक है, तो इसके अंदर आपको कुछ एग्जांपल्स मिल जाएंगे कि केमिस्ट्री के डेली लाइफ में कहाँ का यूज होती है, एग्रीकल्चर में, पेस्टिसाइड्स में, ड्रग्स बनाने में। ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान में रखना। कोई एक आधा एग्जांपल मैं इस स्टेंजे में से दे सकता हूं। ठीक है, कि केमिस्ट्री से रिलेटेड कौन सी ऐसी ड्रग है विच इज यूज्ड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, और भी एक दो छोटी मोटी बातें लिखी हुई वो सब पढ़ लेना। ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, ये आपको खुद से पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इस चैप्टर में वो पढ़ी थी व्हाट इज मैटर। ठीक है, तो मैटर आपका क्या होता है, यूनिवर्स की हर वो थिंग विच हैव सम मास, जिसका क्या है, कुछ मास है, विच हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और जो क्या ऑक्यूपाई करती है, आपका स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो मैटर आपका क्या होता है, यूनिवर्स की हर वो थिंग विच हैव सम मास, जिसका कुछ मास है, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। जैसे आपका चेयर है, ये ब्लैक बोर्ड है। ठीक है, ये आपकी बुक है, ये चौक है, हम ह्यूमन बॉडी है, सब आपके क्या है, मैटर है। ठीक है, फिर हमने पढ़ी थी मैटर की आपकी 3 स्टेट्स होती हैं। एक होती है आपकी सॉलिड, एक होती है आपकी लिक्विड, और एक आपकी कौन सी होती है, गैस। ठीक है, तो सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड्स की प्रॉपर्टी कि सॉलिड्स क्या होते हैं, जिनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इनकी प्रॉपर्टी को ध्यान में से पढ़ना, इसमें से भी आपका क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, कि सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। सॉलिड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपकी हाई होती है। दे आर नॉट कंप्रेसिबल इन नेचर, इनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। दे डोंट शो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी, सॉलिड्स आपके फ्लो नहीं करते। ठीक है, और लिक्विड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स कैन फ्लो, दे कैन शो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी, वो आपके फ्लो करते हैं।
and force of attraction between the constituent particle of liquid is less than that case of solid, ठीक है। एंड लिक्विड आपके क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं, लेकिन ज्यादा एक्सटेंट तक नहीं होते। और क्या होती है इनकी प्रॉपर्टी, डेफिनेट वॉल्यूम बट इनडेफिनेट शेप। इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है लेकिन क्या इनकी शेप क्या होती है, इनडेफिनेट। आप जिस कंटेनर में डालोगे उनकी शेप ले लेंगे। और गैस आपकी क्या होती है, नाइदर डेफिनेट शेप नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम, दे द force of attraction between the constituent particle of gas is very low. They have the constituent particle have the random arrangement, ठीक है। इनके पार्टिकल दूर दूर होते हैं। एंड गैस आर हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर। गैस के पार्टिकल को आप क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये सॉलिड मैटर क्या है, मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। इनकी प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से पढ़ना, ठीक है। इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज करें, लिक्विड को गैस में चेंज करें, सॉलिड को गैस में हम चेंज कर सकते हैं। इन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कि सॉलिड को हम किस में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड के अंदर, और लिक्विड को किस में चेंज कर सकते हैं, सॉलिड में। फिर लिक्विड को किस में चेंज कर सकते हैं, वेपर्स या गैस के अंदर, और गैस को किस में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड में, ठीक है। इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम का सिंबल, इक्विलिब्रियम, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। The temperature at which liquid change into vapor called the boiling point, ठीक है। और लिक्विड को जब सॉलिड में चेंज करते हैं, the temperature at which liquid change into solid, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। और when gas change into the liquid, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। और जब सॉलिड गैस में चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, ठीक है। और टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट। लिक्विड जब गैस में चेंज होता है तो इसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग, इस प्रोसेस को बोलते हैं बॉइलिंग, ठीक है। और टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड जब सॉलिड में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग, और टेम्परेचर को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और जब गैस जब लिक्विड में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। और व्हेन सॉलिड चेंज इनटू गैस, और जब आपका सॉलिड इसके अंदर चेंज होता है, गैस के अंदर, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है। तो ये आपको प्रोसेसेस पता होनी चाहिए, ठीक है। कि जब सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज करते हैं तो मेल्टिंग, लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं तो बॉइलिंग, लिक्विड को सॉलिड में चेंज करते हैं तो फ्रीजिंग, गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं तो कंडेंसेशन, सॉलिड को गैस में चेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। फिर आगे मैटर की और भी क्लासिफिकेशन है। हमने पढ़ा था होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं, ठीक है। ये आपको डायग्राम से याद रख लिया करो चीजों को, ठीक है। जैसे मैटर है, ये 2 आगे टाइप में डिवाइड है। एक आपका मिक्सचर्स, एक आपका क्या है, मिक्सचर्स। एक होते हैं आपके प्योर सबस्टांसेस, क्या होते हैं, प्योर सबस्टांसेस। फिर एक है आपके होमोजीनियस मिक्सचर, क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। ये 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर।
प्योर सब्सटेंस आगे टाइप होते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ठीक है, तो ये मैटर की फर्दर क्लासिफिकेशन है, मिक्सचर में डिवाइड होगा, प्योर सब्सटेंस में। फिर मिक्सचर के दो टाइप है, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस। प्योर सब्सटेंस के दो टाइप है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर क्या होता है, व्हेन टू एंड मोर कंपोनेंट मिक्स विद ईच अदर इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में आप मिक्स करो, दैट फॉर्म द मिक्सचर। जैसे शुगर सोल्यूशन है आपका मिक्सचर है, साल्ट सोल्यूशन है आपका मिक्सचर है। ठीक है, फिर ये मिक्सचर के दो टाइप है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मीनिंग है जब आपके दो कंपोनेंट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, वो आपका वन फेज बना ले। जैसे शुगर सोल्यूशन है, साल्ट सोल्यूशन है, होमोजीनियस मिक्सचर है। हेटेरोजीनियस मिक्सचर होते हैं जब आपके दो कंपोनेंट, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट कंप्लीट डिसॉल्व ना हो। ठीक है, जब दो फेज बन जाए उनको हेटेरोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। जैसे वाटर के अंदर आप सैंड डाल दो, वाटर के ऊपर आप स्टोन डाल दो, तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन विद एग्जांपल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इस पार्ट में से भी क्वेश्चन आएगा। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं कि जब हम दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट को इन फिक्स रेशियो में मिक्स करें, दे फॉर्म द प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में एक मेजर डिफरेंस क्या है, मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, लेकिन एक प्योर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट शार्प मिलेगा आपको। ठीक है, इसके अंदर कंपोजिशन क्या वेरी करती है, आप किसी भी रेशियो में ले सकते हो, इसके अंदर कंपोजिशन फिक्स होती है। ठीक है, ये डिफरेंस है इनके बीच में। एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे आयरन का एलिमेंट, मैग्नीशियम का एलिमेंट, मैग्नीज का एलिमेंट। ठीक है, और आपकी फिर एक डेफिनेशन मैंने ये भी बताई थी, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, एटम क्या होते हैं, ये का भी आपको पता होना चाहिए। एटम क्या होते हैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जिसको आप डिवाइड ना कर सके वो एटम होते हैं। और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, व्हेन टू सेम एटम, मॉलिक्यूल्स में आपके क्या होंगे, सेम एटम कंबाइन होंगे। When two same atom combine with each other with some force, they form the molecules. ये आपके H2 है, Cl2 है, I2 है, O3 है, O2 है। जब दो सेम एटम कंबाइन होते हैं तो वो मोलिक्यूल्स बनाते हैं। And when two or more different atom combine with each other in some fixed ratio, they form the compound. जैसे NH3 है, CO2 है, H2O है, HCOOH है, कोई भी एग्जांपल ले लो, CH3, COOH है, CH4 है, all are compounds। ठीक है, when two different element combine with each other in fixed ratio, they form the compound। वो क्या बनाते हैं, compounds बनाते हैं। all the compounds are molecules but all the molecules are not compound। ठीक है, और क्या इनके बीच में डिफरेंस है, compounds have the property different from its constituent element। कैसे, जैसे देखो H2 गैस प्लस में O2 गैस, ये मिलकर क्या बनाती है, 2H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, 2H2O। ये क्या होता है, लिक्विड। देखो हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन आपका इससे बना वाटर वो क्या आपका लिक्विड है। तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से डिफर होती है। ठीक है, ये भी इसके बीच में डिफरेंस है।
तो इनकी डेफिनेशंस को विद एग्जांपल आप ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मैटर की प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी आपकी क्या है, इनकी मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स क्या है। फिर हमने पढ़ी थी मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में, कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी में आप कहेंगे टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। केमिकल प्रॉपर्टी जहां कोई केमिकल चेंज होगा, कोई केमिकल रिएक्शन होगी, जैसे कंबशन रिएक्शन होगी, ठीक है, एसिडिटी के बारे में, बेसिसिटी के बारे में, ठीक है, वो आएगा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। फिर हमने इनके यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, एसआई यूनिट के बारे में, ठीक है। ये आपकी एक टेबल दे रखी है कि लेंथ की एसआई यूनिट क्या है, मास की एसआई यूनिट क्या है, टाइम की आपकी क्या है, इनके सिंबल्स क्या होते हैं। इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। इसमें से आपका जरूर क्वेश्चन मिलेगा, कोई ना कोई आपकी यूनिट पूछ सकता हूं कि इसकी क्या यूनिट होती है, ठीक है। जैसे लेंथ की एसआई यूनिट मीटर है, मास की आपकी किलोग्राम है, टाइम की आपकी सेकंड होती है, टेम्परेचर की केल्विन होती है, करंट की एम्पियर होती है, लुमिनेंस इंटेंसिटी की कैंडेला होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल होती है। तो ये सब यूनिट्स विद सिंबल्स आपको याद होनी चाहिए, इसमें से आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है, मास और वेट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो मास आपका क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। मास आपका होता है ऐसे, सॉरी ऐसे समझ लो, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट, कि किसी सब्सटेंस में कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, उसको मास बोलते हैं। एंड मास कैन नॉट बी चेंज, मास आपका चेंज नहीं होता। और वेट आपका क्या होता है, वेट क्या होता है, फोर्स। ये बेसिकली क्या होता है, फोर्स कितना एक्सर्ट हो रहा है आपका ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। और वेट आपका क्या होता है, वेरी करता है, क्योंकि वेट हम देते हैं फॉर्मूला m/g, और जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी की वैल्यू चेंज होती है तो वेट भी क्या हो जाता है आपका, चेंज हो जाता है। तो मास आपका कांस्टेंट रहता है, वेट आपका क्या करता है, वेरी करता है। तो इनके बीच में भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फिर हमने इनके बारे में पढ़ा था, डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी आपका क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम की क्या यूनिट है, डेंसिटी की क्या यूनिट है, टेम्परेचर की क्या यूनिट है, ठीक है। तो इनको भी आप ध्यान से पढ़ लेना कि वॉल्यूम को हम लीटर में मेजर करते हैं, एमएल में मेजर करते हैं। डेंसिटी क्या किसका रेशियो होती है, मास अपॉन वॉल्यूम का। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। वॉल्यूम की क्या होती है, मीटर क्यूब। इसकी बन जाएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। टेम्परेचर की आपकी केल्विन होती है, और एक क्या होती है, डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो 273 को हम ऐड कर देते हैं, और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना हो तो 273 को लेस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये आपकी वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है, इनकी क्या यूनिट्स है, तो ये आपको सब पता होनी चाहिए। डिग्री सेल्सियस से आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो कितना टेम्परेचर ऐड करना है, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में आना है तो 273 आपको लेस करना है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ना। फिर हमने पढ़ा था कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होते हैं, प्रिसीजन और एक्यूरेसी। ये दो डेफिनेशन है, दोनों की दोनों आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
प्रिसीजन का मतलब होता है क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट इन द एक्सपेरिमेंट, कि आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप रीडिंग ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने 3 रीडिंग ली, वो आपस में कितनी पास है, वो उसको बोलते हैं मोर प्रिसाइज वैल्यू। ठीक है, आपने एक्सपेरिमेंट किया, 3 रीडिंग ली, उनका एवरेज ट्रू वैल्यू की कितना पास है, दैट इज एक्यूरेसी। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी बोलते हैं। इसको मैंने एक एग्जांपल से भी बताया था। फॉर एग्जांपल आपको व्हीट के सैंपल में प्रोटीन कंटेंट निकालना है। ठीक है, आपने एक्सपेरिमेंट लगाया, 3 रीडिंग ली, फॉर एग्जांपल R1 आपकी आ गई 7.06, R2 आपकी आ गई 7.05, R3 आपकी आ गई 7.04। तो ये मेजरमेंट आपकी आपस में कितनी पास है, उनको बोलते हैं प्रिसीजन। ठीक है, फिर आपने लिटरेचर सर्च करा, आपने एक आइडिया लिया कि व्हीट के अंदर जो आपका प्रोटीन कंटेंट है 7.05 से 7.09% तक होता है। तो जो आपने 3 रीडिंग ली, उनका एवरेज ट्रू वैल्यू के कितना पास है, दैट इज एक्यूरेसी। उसको क्या बोलते हैं, हम एक्यूरेसी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपके डाटा के अंदर ये 2 चीजें हैं, प्रिसीजन भी है, एक्यूरेसी भी है, तो उसको एक्सीलेंट माना जाता है। ठीक है, उस रिसर्च को क्या है, आपको अच्छा माना जाता है। फिर हमने पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, मीनिंगफुल डिजिट्स विच कैन नोन विद सर्टेनिटी, जिसको आप बता सकें। ठीक है, सर्टेनिटी से। इनके रूल्स हैं कि 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आने वाली जीरो सिग्निफिकेंट होती है। जितने भी आपके नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। नॉन जीरो डिजिट से पहले आने वाली जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होती, और डेसिमल के बाद आपकी कोई नॉन जीरो डिजिट के बाद जितनी भी जीरो आ रही है वो सब सिग्निफिकेंट होती हैं। और जितनी भी आपके काउंटेबल ऑब्जेक्ट हैं, 20x हैं, आपकी 10 बॉल्स हैं, 20 चेयर्स हैं, इनके अंदर आप क्या डेसिमल लगा के कितनी भी जीरो लगा दो, इनके अंदर आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो इनके रूल्स विद एग्जांपल आपको पता होने चाहिए। इसमें से आपका जरूर क्वेश्चन आएगा, पूछे जाएंगे कि किसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद हमने पढ़ा था डिफरेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। हमने 5 लॉ पढ़े थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो आपका क्या कहता है, ये किसने दिया था, एंटोनी लेवोजियर ने, जो क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि कोई आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन है तो जितना रिएक्टेंट का मास होता है उतना ही प्रोडक्ट का मास होता है। ठीक है, इन जितने भी लॉज हैं सबकी आपको स्टेटमेंट एग्जांपल किस साइंटिस्ट ने दिया था, कब दिया था, ये पता होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से। फिर हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, कि कोई आपका कंपाउंड है वो नेचुरल ओरिजिन है या सिंथेटिक ओरिजिन है, उनके अंदर जो एलिमेंट्स की कंपोजिशन है वो फिक्स रहती है। ये आपका लॉ दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपका दिया था एंटोनी लेवोजियर ने, जिसको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कि कोई एलिमेंट आपका जब दो एलिमेंट कंबाइन करके एक या एक से ज्यादा कंपाउंड्स बना रहे हैं, देन मास ऑफ वन एलिमेंट
ratio of mass of one element to the fixed mass of other element are in whole number ratio। जैसे इसका एक एग्जांपल है, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, ये आपका देता है वाटर, कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना रहे हैं। ये 2 ग्राम, ये 16 ग्राम और ये है आपका 18 ग्राम। फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। ये है आपका 2 ग्राम, ये है आपका 32 ग्राम और ये है आपका 34 ग्राम, ठीक है। कि when two element combine with each other to form two or more different compounds, then mass of one element that combine with the fixed mass of other element, ये आपका इनका मास हो गया, ये वाला मास आपका क्या है, फिक्स है। मास ऑफ वन एलिमेंट कंबाइंड विद फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, दे आर इन सिंपल होल नंबर रेशियो। एक रेशियो में आपको मिले, तो ये था लॉ ऑफ डेफिनेट मल्टीपल प्रोपोर्शन। फिर हमने पढ़ा था लुज़ाक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, वो वॉल्यूम्स की टर्म में था। यहां पर तो ये आपके गैस थे, वहां पर आपके क्या आएंगे, वॉल्यूम्स की टर्म में आएंगे, ठीक है। जब हम वॉल्यूम्स के टर्म्स में लेंगे तो वो भी आपके किसके अंदर मिलेंगे, एक रेशियो के अंदर मिलेंगे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था अवोगाड्रो लॉ कि equal volume of gas at the same temperature and pressure contain the equal number of molecules। जैसे मैं आपका एग्जांपल लिखूं 2H2 प्लस में O2, ये आपका क्या देंगे, आपका 2H2O देंगे, ठीक है। ये आपको बैलेंस मिलेंगे कि जितने मॉलिक्यूल्स आपके एटम्स या मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, की इक्वल नंबर ऑफ वो क्या रखेंगे, आपके मॉलिक्यूल्स रखेंगे। और ये आपको किसने दिया था, ला अवोगाड्रो ने, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अवोगाड्रो ला, ठीक है। तो ये 5 आपके लॉस थे, इनको विद एग्जांपल इनकी स्टेटमेंट को आपको समझना है, ठीक है। इसमें से भी ये क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, कौन सा लॉ किस साइंटिस्ट ने दिया, उसकी क्या स्टेटमेंट है, उसके क्या एग्जांपल है, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, एक बार देखो फिर आगे बताता हूं। आगे हमने पढ़ा था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने किसके बारे में बताया था, एटम्स के बारे में, ठीक है। जोहन डाल्टन ने इसको दिया था कि एटम्स आपके क्या होते हैं, इनडिविजिबल स्मॉलेस्ट यूनिट व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, उसको हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं, ठीक है। कि मैटर, इसका पहला पॉइंट क्या था, मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल टाइप ऑफ पार्टिकल जिनको हम एटम बोलते हैं। And when two same atom combine with each other with some force, they form the molecules. When two or more different atom combine with each other, they form the compounds. अगर आपका सेम टाइप का एलिमेंट का एटम है तो उसका मास और उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, अगर डिफरेंट टाइप के हैं तो उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। और ये जो आपकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को क्या करती है, ओबे करती है। तो इसके पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहां तक आप इस चैप्टर को पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। अभी हम 1-2 वीडियोस के अंदर जितना आपका यूनिट टेस्ट में सिलेबस आया इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो कोई भी आपको डाउट हो मुझसे पूछ लेना।
रिवाइज करके फिर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने आज रिवाइज करवा दिया। तो ये चैप्टर आप डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तक पढ़ लेना, और कोई भी आपको डाउट हो किसी भी टाइप का तो मुझसे पूछ लेना। आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे छोटे छोटे, ठीक है, 1 मार्क्स के, तो आपको उसी टाइप से ही प्रिपरेशन करनी, किसकी क्या यूनिट है, क्या डेफिनेशन है, किस साइंटिस्ट ने कौन सा ला दिया है, ठीक है, और आपके एग्जाम्पल्स क्या हैं, होमोजीनियस मिक्सचर के, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के, कंपाउंड मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है, सिग्निफिकेंट फिगर के जितने भी एग्जाम्पल है विद रूल्स आपको पता होने चाहिए, पूछे जाएंगे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो छोटी छोटी बातें ही आपको ध्यान में रखनी है, और जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं वो मेरे को ईमेल कर दो ताकि मैं उनको चेक कर दूं। और जब आपकी अगली गूगल मीट क्लास होगी तो सबके सब प्रेजेंट होने चाहिए वहां पर, ठीक है, जो भी आप जितने भी स्टूडेंट हैं आपके क्लास में, ठीक है, क्योंकि अभी तक सारे आए ही नहीं है, आपसे इंटरेक्शन ही नहीं होगा सबसे, तो इस गूगल मीट में सबको आना है, तो आपको थोड़ी और टिप्स देंगे टेस्ट के लिए। तो यहाँ तक आप रिवाइज कर लेना, फिर आगे वाली वीडियो में भी हम रिवाइज करेंगे, ठीक है, जहां तक हमने पढ़ लिया है उसके बाद थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ते रहेंगे। कोई भी डाउट हो पूछ लेना, आपके पास ईमेल आईडी है, मेरा नंबर है, ठीक है, कभी भी मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।